हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रगति पथ। तो देखिए, अब सारे के सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, चाहे वो सीटेट हो, स्टेट लेवल टीईटीज हो या फिर आपका एपीएस हो जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में ही है। तो सारे के सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। केवीएस भी अब लाइन में ही लगा हुआ है। तो अब आपको तैयारी अच्छे से करनी है। पहली क्लास है ये, बाइलिंगुअल सारी क्लासेस रहेंगी और आपके क्वेश्चंस यहाँ पर एक टाइम के साथ में चलेंगे। तो एक टाइमर रहेगा आपका 30 सेकेंड्स का। तो एक क्विज के तरीके से क्वेश्चंस भी होंगे आपको, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। 30 डेज का ये कोर्स मैं अभी रख रही हूँ और देखिए इन 30 डेज में आपका काफी पोर्शन तैयार हो जाएगा। आप 100+ मार्क्स इन 30 डेज में ही पा सकेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइमर किस तरीके से चलेगा। टाइमर आपका चलेगा इस तरीके से, मतलब काउंट डाउन होता रहेगा। 30 सेकेंड्स जैसे ही होंगे तुरंत आपका टाइमर बंद हो जाएगा। तो आर यू रेडी? एक बार बताइए, सभी लोग बताइए रेडी है ना? ठीक, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, प्रगति पथ टीचर्स और आई एम प्रगति मिश्रा दो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आपको पीडीएफ प्रगति पथ टीचर्स पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। बाकी ये 3 टाइमिंग्स देख लीजिए जरा। 9 AM पर करंट अफेयर्स आपका रहेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसके अलावा एनटीपीसी और जो आपके केवीएस एग्जाम्स हैं, इनमें आपका पिछले महीनों का करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो उसके लिए अलग से शाम के टाइम में क्लासेस रहेंगी, वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूंगी। बस आप टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। यहाँ पर आपके सीडीपी 11 AM पर और 9 PM पर ईवीएस की क्लासेस रहेंगी। ज्यादा लंबे सेशंस नहीं रहेंगे, एक टाइम बाउंडेशन में रहेंगे, तो आपको क्वेश्चंस देखने में आसानी रहेगी और एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डायरेक्शंस दी हुई हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मतलब सीटेट में आपको करेक्ट ऑप्शन या फिर अगर करेक्ट नहीं है कोई आपको लग रहा, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन होगा वो चुन के देना होता है। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है और आपका टाइम स्टार्ट कर दूंगी। जल्दी से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके पास 4 दिए हुए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत। या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अंतः संबंध का सिद्धांत। टाइमर खत्म और क्वेश्चन भी खत्म। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या था। यहाँ पर था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको देखिए दिया ही था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है डेवलपमेंट। आपको पता होगा डेवलपमेंट और ग्रोथ दो चीजें होती हैं। हिंदी में बोले तो विकास और वृद्धि। ठीक है, वृद्धि कहते हैं। तो ये आप पेपर में भी जरा देख लीजिएगा, कभी कभी गड़बड़ भी छप जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, विकास जो होता है ये बताइए, आप बताइए क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव? हिंदी में बोलें तो मात्रात्मक होता है या फिर गुणात्मक? जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। तो विकास जो है, हाँ, ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं। विकास क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। एंड व्हाट अबाउट ग्रोथ? वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि आपकी सिर्फ मात्रात्मक होती है, जिसे मेजर किया जा सकता है, जैसा कि आपका आकार है। ठीक है, और मतलब वृद्धि में क्या होगा कि आपका आकार चेंज होगा मेनली, तो आप उसको मेजर कर सकोगे, तो वो क्वांटिटेटिव होगा, मात्रात्मक। ठीक है, और डेवलपमेंट आपका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है। संज्ञानात्मक विकास जो है, इसको आप कैसे मेजर करोगे? ऐसे नहीं मेजर कर सकते ना, तो वो गुणात्मक चीज है। आपके बिहेवियर में बस उससे चेंज आएंगे, व्यवहार में चेंज आएंगे। ठीक, तो ये दोनों हो गया। तो ये था एक निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद टाइमर 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई? टाइमर स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली क्वेश्चन से पहले ही टाइमर स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफी छोटे हैं चारों ऑप्शंस, तो अब क्वेश्चन से पहले ही टाइमर आपका स्टार्ट हो जाया करेगा। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा या फिर एरिक्सन द्वारा। डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। टाइम निकल रहा है, जल्दी से आंसर करें। तो यहाँ पे था आपका आंसर पियाजे। अब देखिए क्वेश्चन था आपका बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं, तो ये पियाजे के द्वारा दी गई थी। कई बार आपको अनअकैडमी की जो क्लासेस ली हैं उनमें रट रट के बताया है, कई बार बताया है कि 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अगर हम बात करें पहली कौन सी होती है, जरा फटाफट फटाफट आंसर दे सकते हैं आप लोग, हिंदी में भी और जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में। पहली स्टेज कौन सी होती है स्किनर की, सॉरी पियाजे की बौद्धिक विकास की? हाँ, संवेदी पेशी अवस्था। अगर इसके ईयर की बात करें तो 0 से 2 साल तक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकंड जो है वो क्या होगी स्टेज? ईयर अगर बताएं तो 2 से 7, ठीक है, 2 से 7। और अगर हम बात करें कौन सी होती है सेकंड वाली स्टेज? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल। इन सब की क्वालिटीज भी मैंने आपको बताई है कि मतलब मेन पॉइंट इन सब के क्या हैं। किसी दिन यहाँ पर भी क्लास लेंगे इन्हीं 30 दिनों के अंदर ही, ठीक है, तो वो अलग से भी रहेगी आपकी क्लास, उसमें सारी चारों स्टेजेस के बारे में मेन पॉइंट जो है अनअकैडमी पे, हालांकि प्लस में भी क्लासेस ली हैं और स्पेशल में भी, तो यहाँ पर भी बता देंगे एक बार। कोलबर्ग द्वारा, प्याजे द्वारा, ठीक है। और थर्ड क्या थी स्टेज? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज की बात करें तो 7 से 11। फोर्थ वाली कौन सी है हमारी? फोर्थ और लास्ट, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। जो थर्ड वाली है हमारी मूर्त संक्रियात्मक, इसको हम ठोस भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, तर्क की अवस्था भी कहते हैं, है ना। और जो लास्ट वाली है हम लोगों की यानी कि द फोर्थ वन, औपचारिक अवस्था, फॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होता है, थर्ड वाली जो स्टेज होती है, सोचना आप कब कब प्रारंभ करते हैं? सोचना आप प्रारंभ कर देते हैं सेकंड स्टेज में। 2 से 7 में सोचना नहीं आता था आपको, तो थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है 2 से 7 में यानी कि प्री ऑपरेशनल में। देन हम लोगों की तर्क शक्ति का विकास कब होता है? मूर्त संक्रियात्मक में यानी कि जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है उसमें। तो इसीलिए इसको क्या क्या कहते हैं? वैज्ञानिक, ठीक है, तर्क की अवस्था, ठोस और मूर्त संक्रियात्मक, ये सारी चीजें कहते हैं। और जो यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया, ठीक है, तर्क शुरू हो गया। सेकंड में क्या होता है कि बच्चा सोचता है बट कोई तर्क नहीं लगाता है, रीजनिंग नहीं लगाता है। थर्ड में रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ में क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचने लगता है, मतलब कि चीजें सामने नहीं है तब भी। और अगर इसको उसमें बोले हम लोग, जो आपका पेपर में आता है उस लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इसको कहते हैं कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवस्था, फोर्थ वाली स्टेज को बोलते हैं, ठीक है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवस्था यानी कि कल्पना भी आ जाती है। और जो आपकी थर्ड स्टेज होती है उसमें सिर्फ आगमन मेथड आप यूज करते हैं, और आगमन यानी कि डिडक्टिव, और इसमें आगमन यानी कि इंडक्टिव, हाँ इंडक्टिव। और जो ये फोर्थ वाली है इसमें हम लोग डिडक्टिव यूज करने लगते हैं यानी कि निगमनात्मक, ठीक। तो यहाँ पर आंसर तो देख लिया हम लोगों ने, प्याजे। ओ, तो ये था, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या चीज यहाँ पर इंसर्ट कर रखी है। जो आपका ये जो यूजेस सेंसेस बर्थ टू 2 ईयर्स सेंसरी मोटर है, यूजेस सेंसेस एंड मोटर स्किल्स आइटम्स नोन बाय यूज, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्नड, ये चीज क्या है यहाँ पर? मेन चीज है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है बच्चे के अंदर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे दे यहाँ पे, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। वैसे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आपकी, ये आपकी 0 से 2 में आती भी है, मतलब इसका विकास होता है और नहीं भी होती। अब अगर हम लोग 30 महीने की बात करें, 30 दिन की, सॉरी 1 महीने की बात करें, तो क्या उसमें भी ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है? नो, उसके बाद वो आ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और इसमें बच्चा अपने संवेदी गामक का मतलब क्या है? संवेदी यानी कि सेंसेस, और गामक यानी कि स्किल्स, मोटर स्किल्स। तो सेंसेस और मोटर स्किल्स यानी देख के, महसूस करके और चीजों को छू के वो सारी चीजों को समझता है 0 to 2 ईयर्स में। 2 to 6 में क्या है? सिंबॉलिक थिंकिंग यानी कि प्रतीकात्मक सोच आपकी हो जाती है, और लैंग्वेज बच्चा यूज करने लगता है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है। मैंने आपको कई क्लासेस में बताया है कि बच्चा आत्म केंद्रित 2 स्टेजेस में होता है। पहला तो होता है 2 to 6, ये मेन है। फिर कब होता है यहाँ पर नहीं मेंशन है, बता सकते हो आप लोग? फिर वो हो जाता है लास्ट वाली में, थर्ड वाली में कंप्लीटली इगोसेंट्रिज्म यानी कि आत्म केंद्रीकरण चला जाता है। थर्ड में चला जाता है, फोर्थ में वो वापस से आ जाता है, घर कर जाता है। तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक में आता है। थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। मेन पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे? इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस ग्रो और चाइल्ड डी सेंटर हो जाता है, यानी कि विकेंद्रीकरण आ जाता है बच्चे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एक अदर अलग से टॉपिक बनाएंगे, उसमें आपको सारी ये मेन चीजें बताएंगे, आप कहीं उसको नोट कर लेना। वैसे ये भी नोट करने लायक है। तो आपका आधा पेपर तो प्याजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के आसपास ही घूमता रहता है। तो आपकी इन 30 दिनों में मैं इतनी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे करा दूंगी कि आप पास होना तो छोड़ो, अच्छे नंबर गेन कर सकोगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि 2 क्लासेस आप करो, और यहाँ पर डेली मिलेंगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे मिलेंगी। जैसे आज सीडीपी ईवीएस हो गया, 3 दिन सीडीपी ईवीएस हो गया, 3 दिन हमने हिंदी कर ली, इंग्लिश कर ली, किसी दिन मैथ्स कर ली, ऐसे करके करेंगे। टाइमिंग सब में रहेगी, तो आपको करने में भी मजा आएगा। थर्ड क्या था? लॉजिक अप्लाइड हो जाता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और क्या है थर्ड की, कि यहाँ पर मैथमेटिकल चीजें आ जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनुपात, और ये रैशनल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। और कंजर्वेशन का गुण आ जाता है आपका इसी में। और एक बहुत होता है कक्षा निवेशन, है ना, क्लास इंक्लूजन, वो भी आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आता है, और ये क्वेश्चन भी आता है आपका, बहुत बार पूछा जाता है। आइडियाज, क्लासिफिकेशंस यानी कि वर्गीकरण जो होता है आपका, चीजों का सामान्यकरण है, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये सारे के सारे 7 से 11 में आते हैं थर्ड वाले में। फोर्थ क्या है? थिंग्स अब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्टली यानी कि वही कल्पना करने लगता है बच्चा, हाइपोथेटिकल आइडियाज लगा लेता है, और अपने फ्यूचर के बारे में भी इसी में सोचता है। तो ये भी आपका आ सकता है कि फ्यूचर के बारे में सोचना किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है। तो 12, क्योंकि 7 से 11 में अब्स्ट्रैक्ट जब थिंकिंग ही नहीं होती है तो इतना नहीं सोच पाएगा वो, हालांकि आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस होते हैं। एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, मॉरल इश्यूज एक्सप्लोर्ड, तो ये सारे इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और ये सारे एडल्टहुड में समझने लगता है। कोई भी क्वेश्चन आए इनमें से, आप खुद पे रख के देखो कि हमने किस उम्र में क्या सीखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता डैश को डैश भूमिका निभानी चाहिए। सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण, न्यूट्रल, इसमें 15 सेकंड की टाइमिंग मिलेगी, ठीक है। तटस्थ, नेगेटिव और आपका प्रोएक्टिव, बताइए। ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं, 15 सेकंड बस। अच्छा चलो ठीक है, बस ठीक। तो यहाँ पे था आपका सही जवाब क्या था? प्रोएक्टिव। अग्रोन्मुखी लिखा है, ये अप्रोन्मुखी नहीं लिखा है। पेरेंट्स को बच्चों के लिए क्या एक कौन सा कैसा रोल, वाइटल रोल, प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि उनको आप एक तरीके से हर चीज में आगे खड़े रहो, कि हाँ, ये नहीं आगे नहीं खड़े रहो कि मतलब आगे खड़े हैं हम हर चीज में, नहीं, रोकने के लिए नहीं,
उनको प्रोत्साहन देने के लिए आगे खड़े होना है बच्चों के सामने कि हाँ बेटा तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इन केस अगर आप गलत नहीं हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें तुरंत ही। चलिए, द इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, सीखने के अंतः दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? 4 ऑप्शंस हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट थियरिस्ट या फिर पैवलव। भाई देखो, ज्यादातर लोगों को आंसर्स पता होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेने से आपकी चीजें ब्रश अप हो जाती हैं। ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सही सही आंसर दीजिए सभी लोग। टाइमर खत्म करते हैं। देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। किसका था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों का। अब गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों का, देखो मेरा पेन खराब हो गया, वरना मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती तो ज्यादा समझ में आता। कोशिश करेंगे कि दूसरा ले लिया जाए, कुछ ऐसी गड़बड़ उसमें आ गई कि सही नहीं हो सकती, तो देखते हैं उसको। अभी तो आप ऐसे ही सुन लीजिए क्या बता रही हूँ मैं। कुछ गेस्टाल्ट थियरिस्ट जो थे, कौन थे? गेस्टाल्टवाद का जनक कौन था? फादर ऑफ गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट थियोरी थे आपके मैक्स वर्दीमर, या फिर मैक्स वर्दीमीर भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्या जानकारी है कि ये सारी चीजें आपका सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अगर ये पूछता है केवल, तो कोलबर्ग ने किया था। गेस्टाल्टवाद के जनक थे मैक्स वर्दीमर। ठीक है, और ये तीनों दोस्त थे। तीसरा कौन था? नाम बताएंगे? तीसरा कौन था? कोफ्का। तो कौन हो गया 3 दोस्त? कोलबर्ग, और याद रखिएगा कोहलर और कोलबर्ग अलग हैं। कोलबर्ग, मैक्स वर्दीमर और कोफ्का, ये तीनों के तीनों अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में संलग्न थे, मेन थे वहां पर कोलबर्ग। और गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में भी तीनों संलग्न थे, बट मेन कौन था? मैक्स वर्दीमर। और इसके अलावा क्षेत्र सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद से एक और का नाम आता है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने कौन सी थियोरी दी थी? फील्ड थ्योरी, क्षेत्र सिद्धांत। ये सारी चीजें मिली हुई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तभी मैं एक साथ बता देती हूँ, और इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट थियरी यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ सकते हो आप। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्राकार या फिर संपूर्णाकार, मतलब कि वो किसी चीज को एज अ होल देख रहा है, पूरी चीज को एक साथ देख रहा है। मतलब पेड़ है कोई, तो उसके पत्ते को देखने की बजाय पूरे पेड़ को देख रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये पढ़ सकते हो। गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स पैटर्न और फॉर्म। Gestalt theorists propose that the experience and perceptions of learners have significant impact on the way that they learn. बाकी कुछ सारी चीजें बताई दी हैं। लास्ट वाला पॉइंट हाँ इंपॉर्टेंट है, देखो ये पूछा जा सकता है। द ह्यूमन ब्रेन मैप्स लर्निंग फीचर्स टू अंडरस्टैंड द होल इंस्टेड ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से देखने का पूरा कॉन्सेप्ट ही इनका यही था कि कोई चीज पूरी देखी जाए एक साथ में, है ना। तो ब्रेन उन चीजों को ज्यादा जल्दी ग्रैब करता है जो एज अ होल आपको दिखाई जाती है, इंस्टेड सम ऑफ इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए भी जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल है? पहला, मेक्स लर्नर्स थिंक्स यूनिडिरेक्शनली। ठीक है, शिक्षार्थियों को एक गति दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सेकेंड वन इज क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। थर्ड, शार्पेंस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। फोर्थ वन इज डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ओ, टाइम ही इतना ज्यादा हो गया। चलो, आपका 1 मिनट का टाइम है, सोच लो इसमें क्या होगा आंसर। ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं।
और भी सभी लोग आंसर दीजिए। टाइम एंड हो गया, ठीक है, टाइम एंड हो गया। देखो इस बार पूरी घड़ी खाली हो गई है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। मतलब देखते हैं, चलिए आंसर्स का क्या सही था, फिर से क्या ही क्वेश्चन पढ़े। सही जवाब था सेकंड, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ठीक है। अभी प्रेरणा की बात हो रही थी, तो देखो मोटिवेशन से क्या आता है, जब आपके अंदर, अच्छा कोई भी काम जब आप शुरू करते हो, आपने सीटेट की पढ़ाई शुरू की, सॉरी आपने डीएलएड किया, आपने टीईटी की प्रिपरेशन, सीटेट की प्रिपरेशन शुरू की, तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, अगर आप क्लोजली देखोगे तो दैट वाज मोटिवेशन, ठीक है। वो मोटिवेशन था, एक अभिप्रेरणा थी आपके अंदर कि हाँ आपको जॉब पानी है, तो तभी। और आप इस समय तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन है, क्योंकि किसी कार्य को बरकरार रखने की, लगातार होता रहे वो, उसके लिए मोटिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मोटिवेशन से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। एनकरेजमेंट से मोटिवेशन मिलेगा, रिवॉर्ड कभी कभार, जो नॉट फिजिकल अवार्ड की, गलत काम किया तो डंडा मार दिया, या फिर सही काम किया तो टॉफी दे दी, उस टाइप का नहीं, बट एक लाइक रिवॉर्ड, सपोर्टिव peers, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, डिटर्मिनेशन, चैलेंज, अपॉर्चुनिटी। तो ये इन सारी चीजों से आपको मोटिवेशन मिलता है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन भी आपको। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती करती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जब अभिप्रेरणा होगी तभी बच्चा और ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा और उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not a sign of an intelligent young child? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस शुरू होते हैं अब। 25 सेकेंड्स का टाइम है। वह जो आप खुद ही पढ़ लें, वरना क्वेश्चन होगा गलत, मतलब मैं बोलती रहूंगी तो डिस्टर्ब होगा। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं, क्वेश्चन नेगेटिव में जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं। टाइमिंग खत्म होने वाली है, अभी तक आंसर नहीं आया है काफी लोगों का। एंड फिनिश, ठीक है, ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा। तो देखिए वो जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं। जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो वो क्या है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि एनसीएफ ले लो, एनसीटीई ले लो, या फिर कोई भी ले लो, कुछ भी जो भी आपका आरटीई एक्ट है 2009, सभी में रटंती विद्या को पूरी तरीके से हटाने की बात कही गई है। जहाँ पे भी रटने से रिलेटेड चीज होगी वो आपका मतलब एक नेगेटिव में चला जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, नेगेटिव में ही था, तो आपका आंसर सही कौन सा हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। रटंती विद्या पर हम लोगों को बल नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way? वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑडिटोरियम, सभागार, होम, प्लेग्राउंड। 15 सेकंड है आपके पास। स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। 15 सेकंड है, एंड होने वाले हैं। ठीक है, एंड हो गए। देखिए क्या है सही जवाब, ज्यादातर लोगों ने दिया है
संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से अगर हम बात करें कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो वो है सिर्फ वन एंड ओनली, बेहतर तरीके से भाई बात हो रही है। मतलब अगर आप बात करो प्लेग्राउंड की, तो प्लेग्राउंड में खेलने से बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, हाँ मैं मानती हूँ मानसिक विकास होता है, लेकिन अगर आप स्कूल की वजह से खेल के मैदान में ही भेजते रहेंगे तो उतना मानसिक विकास तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर मेनली बात हो रही है संज्ञानात्मक की। सो द राइट आंसर विल बी फोर्थ, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, विद्यालय में कक्षा पर्यावरण। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी फटाफट देख लीजिए। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है स्कूल में, पार्टिसिपेटरी, ठीक है, इंक्लूसिव एंड बैरियर फ्री एक्सेस, डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें वहां पर होती हैं जिससे अच्छा विकास हो जाएगा संज्ञान का। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। आई होप आप लोग इसका आंसर सही दोगे, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है। वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन टाइम खत्म। चलो, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या था, सही जवाब क्या था? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहले ये बता दो कि इसका ईयर क्या था, कौन से साल में ये होती है। तो 7 से 10, ठीक है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये थर्ड नंबर पे आपको बैगनी रंग का दिख रहा होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये है 7 से 11। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको पहले ही, तार्किक तर्क कब आ जाता है? मूर्त में, मूर्त संक्रियात्मक में, और इसके बाद में जो परिकल्पित निगमनात्मक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो आती है वो फोर्थ में आती है, ठीक है। तो काफी डिटेल में बताया था, शुरुआत से ना देखा हो तो देख लेना एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? नहीं है, ठीक है। नेगेटिव जा रहा है क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में काफी गड़बड़ी करते हैं लोग, जबकि होते हैं सिंपल। अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव आंसर ढूंढेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ना वो। टाइमर नहीं स्टार्ट हुआ है, रुको टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा खाली, क्योंकि पढ़ चुके होगे आप लोग शायद। खत्म। देखिए यहाँ पे क्या है आंसर आपका? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सोशियो साइकोलॉजिकल। यहाँ पर फिजिकल की बात नहीं हो रही है, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स की बात हो रही है। और यहाँ पर इसके साथ संबंध, अगर फर्स्ट को छोड़ो सेकंड की बात करते हैं, अगर संगति की आवश्यकता, नीड फॉर कंपनी, तो अगर भाई अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले में, जब स्कूल वाला क्वेश्चन देखा था, तो वहां पे लिखा हुआ था कि क्या लिखा था? कंपनी ऑफ पीयर्स, मतलब पीयर्स के साथ में आपका तालमेल कैसा है। तो क्योंकि वो आपकी सामाजिक यानी कि सोशल और साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको, उनके लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। देखा था हम लोगों ने मोटिवेशन वाले में कि अप्रिसिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो देखो संवेगों से हम लोगों का कॉग्निटिव चीजें भी रिलेट करती हैं। ये चीज हम लोगों ने शायद आप लोगों ने वो सीमा वाला क्वेश्चन देखा होगा, याद है किसी को? कई बार करवाया था। सीमा क्लासरूम में जाती है और सब पढ़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी पेपर में उसको काफी डर लगता है, काफी क्वेश्चन भी गलत कर देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अचानक से आने वाले संवेगों को, यानी कि जो इमोशंस हैं उनको हैंडल नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या था? फर्स्ट, क्योंकि जो फर्स्ट है दिस इज अबाउट फिजिकल नीड, ठीक है।
रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। इसमें आपका स्वेट भी आता है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following will foster creativity among learners? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? हाँ, 15 सेकेंड्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। सृजनात्मकता का पोषण, फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। रट के रखियो आप लोग क्वेश्चन आंसर। ईवीएस की क्लास शाम को करना 9 बजे से रहेगी, ठीक है। बीच में ही अभी 7-8 बजे तक ही आपको वहां पर मिल जाएगा थंबनेल। टाइम एंड हो गया है और काफी लोग ने सही आंसर ही दिया है। सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो 4 ऑप्शंस सही जवाब क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। एक बार क्वेश्चन को देखो, सृजनात्मकता पोषण। बाकी अगर आप ऑप्शंस को देखें, यहाँ पे सृजनात्मकता का पोषण यानी कि क्रिएटिविटी को फोस्टर कर रहा है, तो अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना, इससे हो जाएगा। बाकी क्रिएटिविटी काय से आती है? 4-5 वर्ड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए बस आप वो आंसर फेंक दो, सही हो जाएगा। मतलब क्रिएटिविटी है, उससे जुड़ा हुआ है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि हम लोग बोलते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी बोलते हैं ना कि अपसारी बोलते हैं? अपसारी, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को ऐसे मानो, अपसारी चिंतन इज गुड पॉजिटिव वर्ड एंड अभिसारी चिंतन इज नेगेटिव वर्ड। तो इससे याद रहेगा कि क्रिएटिविटी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, मानसिक उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। और क्या जुड़ा हुआ है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि वही डब्बे से बाहर सोचना, मतलब कि बाहर की चीजों से जोड़ना। और एक 5वीं चीज और है, क्या है? मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक। तो ये 5 चीजें याद रखो, बस काम बन जाएगा। आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं पेपर में जाना, मिला के देखना, मिलते जुलते ही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आज के लिए इतना ही। देखो बहुत ज्यादा लंबे सेशंस इसलिए नहीं रखेंगे, अभी धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। अभी आपके ये 10 क्वेश्चंस थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन बढ़िया मिला आपको। तो क्वेश्चन एक्चुअल में 10 नहीं हुए हैं, अगर आप पेपर में करने बैठो तो आप कई सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। 20-30 से ज्यादा, मतलब मैंने कई सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं। तो प्रगति पथ टीचर्स को पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर लेना। बाकी IM प्रगति मिश्रा इज इंस्टाग्राम हैंडल, चाहो तो उसको कर सकते हो, बाकी कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट शाम को मिलना एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन थ्रू स्टे अपडेटेड, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।